दोस्तों ये है मेरा एप्पल का मैकबुक प्रो M1। अभी कुछ समय पहले मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया था, लेकिन यहाँ पे आज मैं इसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि जिस तरीके से विंडोज से मेरा जो ट्रांजिशन हो चुका है मैक के ऊपर, यहाँ पे काफ़ी सारी बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो फ्यूचर में कोई भी मैकबुक लेने वाले हो, स्पेशली M1 चिप वाला या फिर एप्पल सिलिकॉन वाला, मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। और हाँ, ये अगर कंफ्यूज हो कि मैकबुक एयर लेना है मैकबुक प्रो लेना है, उस डाउट को भी क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, इंटरेस्टिंग लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर मैकबुक प्रो के बारे में। अब देखा जाए तो एक आइडियल लैपटॉप के अंदर जो कंपोनेंट्स या जो चीजें होनी चाहिए, जो फीचर्स फंक्शनलिटी होनी चाहिए, वो सारी आपको यहाँ पे अच्छी देखने को मिल रही है। जैसे बात करें, एक बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक बढ़िया स्पीकर देखने को मिलता है, एक काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, आपको एक अच्छा ट्रैक पैड देखने को मिलता है, अच्छा कीबोर्ड देखने को मिलता है, एक अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। ये सारी जो चीजें रहती है एक अच्छे एक आइडियल लैपटॉप की जो होती है नॉर्मली चीजें, वो देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम पोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, अकाउंट सिर्फ 2 ही पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, वो भी टाइप सी थंडरबोल्ट पोर्ट। लेकिन हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट एक आइडियल लैपटॉप के अंदर जो कि पतला हो, लाइट वेट ऐसे इतना ज़्यादा कह नहीं सकते, वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.5 किलो के आसपास कह सकते हैं इसे। लेकिन हाँ, बिल्ड क्वालिटी वाइज, डिस्प्ले वाइज जो एक आइडियल लैपटॉप में चीज़ें होती है, वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा अलग बना देती है। लेकिन इसके साथ ही बात करें, रेगुलर लैपटॉप नहीं, क्योंकि विंडोज़ पे नहीं चलता है, ये चलता है मैक ओएस बिग सर पे, जो कि मैक ओएस का 11th एडिशन है, यानी कि 11th वर्जन है। इससे पहले काफ़ी लंबे समय से मैक ओएस 10 पे चला रहे थे। अब 11 इंक्लूड करने का यहाँ पे मेन रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर वाइज काफ़ी बड़ा जंप लेने वाले थे, जो था अपने एप्पल के सिलिकॉन के ऊपर। यानी कि इंटेल का प्रोसेसर तो बहुत पहले से यूज़ कर रहे थे, उससे पहले लोग पावर पीसी बनाते थे, जो कि इनका खुद के प्रोसेसर का नाम होता था। लेकिन जब ये अपने खुद का एप्पल M1 या अपनी खुद की सिलिकॉन पे काम कर रहे हैं ना, तब एक काफ़ी बड़ा जंप आया, और उस जंप के कारण काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी हुई इसके साथ। यानी कि यहाँ पे आपको जो रॉ परफॉर्मेंस मिल रही थी, वो किसी भी हाई एंड लैपटॉप या फिर कहूँ हाई एंड जो पीसी होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ना, उसके लेवल की मिल रही थी, विद कमाल की बैटरी लाइफ, जो आपको जनरली लैपटॉप्स में देखने को नहीं मिलती। ऑब्वियसली बैटरी लाइफ के बारे में बात करूँ तो 20 घंटे क्लेम किया गया है, और लैपटॉप की दुनिया में सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ आज के समय में मैकबुक प्रो M1 वाले को ही देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है, जिससे आपको बैटरी लाइफ या फिर पावर कंजप्शन कम देखने को मिले, लेकिन परफॉर्मेंस भी ज़्यादा देखने को मिले। इवन नॉर्मली विंडोज़ लैपटॉप में क्या रहता है कि अगर आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, आपको चार्जर लगाना पड़ता है। यहाँ पे चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी पर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। खैर, परफॉर्मेंस वाले पार्ट में भी यहाँ 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो ये एप्पल अपना खुद का सिलिकॉन बना रही है। अब पहले क्या होता था, इंटेल का प्रोसेसर आता था, उसके हिसाब से जो एप्स थी वो ऑप्टिमाइज होती थी। अभी एप्पल का सिलिकॉन आ गया है, तो यहाँ पे आपको 2 अलग अलग टाइप की एप्स देखने को मिलती है। पहली एप्स वो जो एप्पल की सिलिकॉन, जो कि एप्पल के हार्डवेयर के लिए ऑप्टिमाइज है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन इसमें ऑप्टिमाइज है, बहुत अच्छे तरीके से काम करे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कोई अगर अनऑप्टिमाइज है तो ये रोसेटा 2 दे रखा है, जो कि इम्यूलेशन है, लेकिन सरप्राइजिंगली इम्यूलेशन के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से काम होता है और काफ़ी सारी ऐप्स अच्छे तरीके से काम कर जाती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, काफ़ी सारी, हर एक ऐप नहीं, क्योंकि आज भी जो कंपैटिबिलिटी इशूज़ हैं वो हैं, और कुछ पर्टिकुलर ऐप्स अगर आप इनका यूज़ करते हो जो उसके हिसाब से कंपैटिबल नहीं है, तो एक इशू हो सकता है। जैसे हम बात करें कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज के बारे में, या फिर अगर हम बात करें किसी को अगर एंड्रॉयड स्टूडियो चलाना है, उसके बारे में ऑटोकैड वगैरह चलाना है, डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, काफ़ी सारे दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि थर्ड पार्टी होते हैं, वो अभी ऑप्टिमाइज नहीं है। और देखा जाए तो ओवरऑल जब मैंने इसे यूज़ किया तो लगा कि अगर आप थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हो तो 90% चांसेस है कि वो चल जाएगा, अच्छे से काम कर लेगा। 10% एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको देखना चाहिए, यानी कि अगर आप लेने वाले हो तो ये देखो कि उसके लिए इसकी पे परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। यानी कि अगर प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव पे लेना है तो जो होम ब्रू, या फिर अगर आप पाइथन में पाइचान वगैरह चला रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस पर रियलिटी में कैसी आ रही है, वो आप एक चीज़ देख सकते हैं। अगर आपको कोडिंग करनी है, लेकिन सिर्फ एक्स कोड के अंदर करना है, एप्पल के हार्डवेयर या फिर आईफोन के लिए एप्स वगैरह डिज़ाइन करनी है, एक्स कोड तो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, जो कि बहुत ही हाई एंड जो मैक आते हैं ना, उनको भी पीछे छोड़ देता है। तो बात आ जाती है कि एप्पल सिलिकॉन बेस्ड अगर ऑप्टिमाइजेशन की अगर एप्स है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलेंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैक ओएस जो बिग सर है, जो एप्पल सिलिकॉन है, अभी भी कंप्लीटली स्टेबल नहीं है।
यानी कि बात है कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ बग्स है, लेकिन ऐसे कोई डील ब्रेकिंग वाले बग्स नहीं है, कुछ माइनर चीज़ें यानी कि माइनर हिकअप्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक बार मैं पिक्सेलमेटर प्रो एक ऐप है, ये एप्पल सिलिकॉन के लिए ऑप्टिमाइज ऐप है, इसको मैं यूज़ कर रहा था, ये अब चलते चलते क्रैश हो गई थी। इसके साथ ही बात करें फाइनल कट में मैं एडिटिंग करता हूँ, फाइनल कट का यहाँ पे मैंने ट्रायल डाला। अब मुझे पता नहीं ये बग है या हार्डवेयर की लिमिटेशन है क्या है, लेकिन क्या होता था कि जब मल्टीपल लेयर 1080p 60 fps की फुटेजेस आती थी ना, जो सर्कुलर व्हील होता है जिसे हम व्हील कहते हैं, स्पिनिंग व्हील होता है, यानी कि जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो 2-4 सेकंड के लिए वो चीज़ आपको देखने को मिलती थी और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी। यानी कि 60 fps की फुटेज के साथ हल्का सा जो हिकअप होता है वो देखने को मिल रहा था। इसके पीछे का रीज़न मुझे समझ में आता है कि M1 चिप ऑप्टिमाइज है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो अभी कंप्लीट तरीके से रेडी नहीं हुआ है। अभी एप्पल ने इसको निकाल तो दिया, लेकिन एप्पल क्या कर रही है कि लोगों के बीच में जाएगा, टेस्टिंग वगैरह होगी, उसके हिसाब से धीरे धीरे OS को भी ऑप्टिमाइज करेंगे। जो डेवलपर्स होते हैं वहाँ पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो भी अपने आप को धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकालेंगे। और यहाँ पे देखा तो एट द एंड ऑफ द डे आपको आने वाले समय में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके मतलब काफ़ी सारे रीज़न है। जैसे अगर हम बात करें क्रोम की, तो क्रोम क्या था, पहले इस पर इंटेल वाला था, फिर M1 चिप के लिए ऑप्टिमाइज हो गया। ऐसे VLC प्लेयर की बात करें, ये भी एप्पल सिलिकॉन के लिए आ चुका है। तो काफ़ी सारी ऐप्स धीरे धीरे आ रही है, लेकिन वो भी उनके फर्स्ट जनरेशन है। अब धीरे धीरे ऐप के अंदर फीडबैक आएगा, बग्स होगी, धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व होंगी और आने वाले समय में और ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। वैसे बात मेरी गलत मत मानिए, अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बीच बीच में बस माइनर हिकअप्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक बार क्या था कि मेरी जो ब्राइटनेस वाली टच बार होती है ना, वहाँ पे उसका आइकन गायब हो गया था, लेकिन रीस्टार्ट करने के बाद सही हो गया और 1-2 बारी क्रैशेस के कारण रीस्टार्ट करना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिला है। मेरे को यह लगता है कि अभी सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बगी और सॉफ्टवेयर को स्टेबल होने में शायद 1-आध महीने या 2 महीने और लग जाएं, लेकिन ये बात भी नोटिस करने वाली है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी 2-3 महीने पहले जो बिल्कुल ही नया हार्डवेयर बना है, वो डे टू डे टास्क के लिए काफ़ी ज़्यादा रॉक सॉलिड ऑलरेडी है, लेकिन अब वो धीरे धीरे और ज़्यादा बेटर होने वाला है। जी हाँ, इसके साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ये जो लैपटॉप है डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छा ही है, डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है, नेटफ्लिक्स डॉल्बी विजन में आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 8K वीडियो देखना है तो 8K भी प्ले कर लेगा, 8K 60 FPS भी प्ले कर लेगा। प्रॉब्लम आती है 8K 60 FPS HDR में। अब पता नहीं क्रोम की दिक्कत है, मैक OS की M1 चिप, लेकिन जैसी 8K 60 FPS HDR गूगल क्रोम पे प्ले करते हो, वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप और लैग देखने को मिलता है। 8K 60 FPS HDR जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज वाला वीडियो होता है, वो अच्छे से चला लेता है। HDR में डेफिनेटली फ्रेम ड्रॉप लैग आता है। अब पता नहीं ये ऑप्टिमाइजेशन का इशू है, किसका इशू है, हालांकि बहुत ही नीच चीज़ है और इसको बहुत ही एक्सट्रीम टेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि कितने वीडियोस हैं इंटरनेट पे जो कि 8K 60 FPS HDR में और आपको 8K 60 FPS HDR में ही उसे देखना है। ये एक सोचने वाली बात है। हालांकि हाँ, ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देने वाला हूँ बात को। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ ही काफ़ी स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो छोटी मोटी चीज़ें बताई, इसके अलावा अगर रेगुलर यूज़ के बारे में बात करूँ, बहुत ही मक्खन चलता है, चालू बहुत जल्दी होता है, इसको मैं शट डाउन करके रखता ही नहीं हूँ, जैसे ही खोलो वैसे ही चालू, फिंगरप्रिंट 1 सेकंड में काम करते हैं, कोई भी इशू नहीं आता। ऐप्स वगैरह के बारे में बात करें, इंटेल वाली भी नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल हो जाती है। 90% ऐप जैसे ऑडेसिटी वगैरह होती है वो मैं काफ़ी अच्छे से चलाता हूँ, इस पर इंटेल वाले वर्जन कोई दिक्कत नहीं आती। इसके साथ ही बात कीजिए अगर आपको ऐप्स वगैरह डाउनलोड करनी है तो यहाँ आईपैड की ऐप्स भी सपोर्ट करता है। मैक स्टोर के अंदर जो ऐप स्टोर है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको आईपैड की ऐप, मैक की ऐप सारी आपको देखने को मिलेंगी और वो इसके अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से चलती है। हालांकि आईपैड की आपको आप साइड लोड नहीं कर सकते हैं और ऐप स्टोर से अगर आपको कोई ऐप खरीदनी है तो आपको यहाँ पे इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि आप मैकबुक लेंगे तो आपको 1 साल का एप्पल TV प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लेकिन वो तभी एक्टिव होगा जब आप इसके अंदर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देंगे। बिना उसके आप उसे एक्टिवेट नहीं कर सकते। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, वहाँ पे 0 रुपीज़ कटता है, कोई पैसा नहीं कटता और जब ये ऐप दोबारा से रिन्यू होने वाली हो तब आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन नोटिस करने वाली बात है कि अगर आप ऐप स्टोर के अंदर कुछ परचेज करना चाहते हैं, आपको एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लगेगा। ये एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। इसके साथ ही बात करें तो एप्पल के डिवाइस के साथ अनडाउटेडली कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, आईपैड के साथ कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, एयर ड्रॉप बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम आती जब आप जिसमें दूसरे हार्डवेयर की चीज़ें कनेक्ट करते हो, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन कनेक्ट करोगे, आपको चाहिए स्पेशल एक ऐप आती है, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी एंड्रॉयड फाइल ट्रांसफ़र की, जिसका यूज़ करके आप फाइलें वगैरह ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें कोई NTFS वाली हार्ड ड्राइव लगाते हो, जो कि रेगुलरली विंडोज़ के साथ जो हार्ड ड्राइव वगैरह यूज़ होती है वो आपको NTFS में देखने को मिलती है,
वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैक ओएस है ना, ये सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। और रीड करने में प्रॉब्लम ये है कि आपको कंटेंट धीरे धीरे दिखा देगा, लेकिन एक फोल्डर के अंदर मेरे 100 से ज़्यादा फाइलें थी, तो 100 में से सिर्फ 8 या 10 फाइलें दिखा रहा था, आपको सारा डेटा शो नहीं कर रहा था। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी सारे लोगों को। और राइट करना है तो ऑफिशियली डिफॉल्ट आप नहीं कर सकते, कुछ फ्री टूल्स है, ट्रिक्स है, जैसी एक ऐप आती है माउंटी नाम की, वो आप यूज़ करके टेम्पररी या फिर जुगाड़ करके अगर आपको इमरजेंसी के रूप में NTFS में कुछ कॉपी करके देना है तो आप दे सकते हो। और कभी कुछ किसी से इमरजेंसी और उससे आपको कुछ लेना है तो वो आप ले सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी केस के अंदर। लेकिन अगर आपको फुल फ्लैश तरीके से NTFS यूज़ करनी है तो यहाँ पे पेड सॉफ्टवेयर वगैरह आपको उन्हीं को ही यूज़ करना पड़ेगा। बिना आप उसके यूज़ करे आप जो है ना NTFS रीड राइट नहीं कर सकते। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये कि आप FAT32 में पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव रखें, या फिर EXFAT या जिसे हम XFAT कहते हैं वहाँ रखें, जो कि विंडोज़ में भी रीड हो जाता है, मैक में भी रीड हो जाता है। कंपैटिबिलिटी वहाँ ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। ये एक और चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी है अगर आप कोई मैक ओएस या मैकबुक लेने वाले। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैक ओएस काफ़ी ज़्यादा ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है, कीबोर्ड के शॉर्टकट थोड़े ज़्यादा अजीब है, जैसे कमांड देखने को मिलता है, यहाँ पे ऑल्ट बटन की जगह ऑप्शन देखने को मिलता है, एंटर की जगह रिटर्न देखने को मिलता है, चीज़ें कुछ अलग देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें इशू आपको देखने को नहीं मिलता। बस जो माइनर हिकअप होते हैं ना, जो कि मेरे को लग रहा है अभी इनिशियली सॉफ्टवेयर वाले, वही देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर आप कन्फ्यूज़ हो कि आपको ये लेना है कि फ्यूचर वाला लेना है, तो बात ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। फ्यूचर में डेफिनेटली और अच्छे M1 वाले मैकबुक्स आएंगे, मैकबुक प्रो भी आएगा, 16 इंच 14 इंच का मल्टीपल पोर्ट्स भी आएंगे। लेकिन ये एप्पल है, आने वाले समय में अभी जो भी मैकबुक प्रो स्पेशली 2021 में जो रिलीज़ होंगे उनकी कीमत इससे ज़्यादा ही होने वाली है। 1.5 लाख रुपए की ऊपर से उनकी स्टार्टिंग प्राइस होगी। अगले साल यानी 2022 में यहाँ पे आप रिफ्रेश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप उतना वेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ धीरे धीरे स्टेबल हो रही है और आने वाले समय में यही फ्यूचर होने वाला है। तो अभी अगर आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे को लगता नहीं आप कहीं गलत जा रहे हैं, आप एक काफ़ी सही चीज़ पर पैसा डालेंगे और ये चीज़ आपका बहुत ही ज़्यादा लंबा साथ देगी। एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे मेरा जो स्टोरेज वर्जन है वो है 512 GB का, और यहाँ पे रैम की जगह लोग यूनिफाइड मेमोरी कहते हैं जो कि होती है 8 GB की। अब एक बात बता देना चाहता हूँ, 8 GB की यूनिफाइड मेमोरी है। अब कन्फ्यूजन आता है कि 256 GB ले कि 512 GB ले। 256 GB कम स्टोरेज है, अगर आप एक्सटर्नल SSD हमेशा साथ लेके कैरी कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा वगैरह रख सकते हैं, या फिर अगर आपको मैक्सिमम जो डेटा है वो कंप्यूटर या मैकबुक के अंदर नहीं रखना ज़्यादा, 256 GB इज़ गुड। लेकिन फ्यूचर में एक्सपेंडेबिलिटी के लिए एक्सटर्नल SSD काफ़ी काम की चीज़ हो सकती है। लेकिन बात ये आती है कि एक्सटर्नल SSD लेके आप कितना ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए 512 GB एक रीजनेबल ऑप्शन है, जहाँ पर आप ऑलरेडी जो रेगुलर हार्ड ड्राइव्स होती है वहाँ पे डेटा कॉपी या ट्रांसफ़र कर सकते हैं टाइम टू टाइम। आपको बार बार एक एक्सटर्नल SSD लेने की, मतलब उसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर अगर हम बात करें 8 GB और 16 GB की, प्रॉब्लम पता है क्या है कि 16 GB है ना, उसके जो रैम ऑप्शन है जो मैकबुक है वो अवेलेबल नहीं है इंडिया में। 4 हफ्ते से लेकर 5 हफ्ते का वेटिंग टाइम है। अब बात आती है कि 8 GB और 16 GB में क्या वेट करना वर्थ है? देखो सिंपल सा आंसर ये है कि 16 GB अगर आप ले रहे हैं तो आपको फ्यूचर प्रूफिंग तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन 8 GB अभी अवेलेबल है, उसका बस एक बेनिफिट ये है यहाँ पे कि अगर आप कभी कभी कोई हैवी टास्क करते हैं तो यहाँ पे क्या रहता है कि 8 GB जैसी भर जाती है, यहाँ पे स्वैप एरिया मिलता है, जिसमें फास्ट SSD होती है ना, वहाँ पे उसी चीज़ को कॉपी कर लेती है टेम्पररी, यानी कि रैम की जो चीज़ होती है टेम्पररी कॉपी हो गई SSD के अंदर, फिर दोबारा से वहाँ चले गई। फास्ट SSD का यहाँ पे यूज़ देखने को मिलता है। तो नॉर्मली यूज़ केस में आपको इतना बड़ा भारी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई एक्सपोनेंशियली हैवी काम करना है, या फिर आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग चीज़ देखने को मिले, या फिर बहुत ही ज़्यादा हैवी मल्टीटास्किंग करनी है, शायद तब 16 GB काम में आ सकती है। लेकिन हाँ, इवन मेरे यूज़ केस के अंदर भी 8 GB इवन सफिशिएंट, देखते आने वाले समय कोई दिक्कत देता है कि नहीं देता। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है, जो फास्ट स्वैप स्टोरेज मिल रहा है ना, उसने काफ़ी ज़्यादा जो सॉल्व होती है ना प्रॉब्लम वो कर दिया है। तो यार ये एक बात हो जाती है। वैसे भी मेरे को लगता है कि 16 GB को भी इंडिया में रेडली अवेलेबल करवाना चाहिए, ये अभी ढंग से अवेलेबल नहीं है इंडिया में, वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है इवन ऑन एप्पल स्टोर, ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही काफ़ी सारे लोगों का डाउट है कि मैकबुक प्रो ले कि एयर ले। अब एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैकबुक प्रो एयर के बीच में 5 से 6 डिफरेंसेस है, जिसकी मैकबुक प्रो के अंदर एक बेटर डिस्प्ले देखने को मिलता है, मैकबुक प्रो के अंदर आपको बेटर स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, आपको टच बार देखने को मिलती है, आपको बिल्ट इन फैन देखने को मिलता है।
फ़ैन का मतलब ये है कि जो फ़ैन होगा, अगर आप गर्मी हो, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और अगर यहाँ पे अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज़ करो तो एयर कभी कभी थ्रॉटल कर सकता है, लेकिन अगर फ़ैन अगर इसमें लगा है तो गर्मियों के सीज़न में फ़ैन डेफिनेटली मैकबुक प्रो को हेल्प करेगा। इसके साथ ही आपको ज़्यादा बड़ी बैटरी लाइफ मैकबुक प्रो में मिलती है और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैकबुक प्रो 61 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 30 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है मैकबुक एयर के अंदर। तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा जल्दी चार्ज होगा, यानी कि आधा घंटा 1 घंटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चार्जिंग देखने को मिलेगी मैकबुक के अंदर। देखा जाए तो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बनाई है। इनिशियली इंप्रेशन काफ़ी अच्छा है, इसको हम डेफिनेटली वर्थ कह सकते हैं 1 लाख या 1.5 लाख रुपए के हिसाब से, क्योंकि माइनर सॉफ्टवेयर के हिकअप्स है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हो रही है, अपडेट्स आ रहे हैं और आने वाले 1-2 महीनों में कंप्लीटली स्टेबल मिल जाएगा। मतलब अभी भी स्टेबल है लेकिन 90 to 95% स्टेबल है, 5% अभी भी थोड़ा सा बगी है, वो क्लीन आउट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से देखें, जिस तरीके से जो मैक के कंप्यूटर्स होते हैं, जो एप्पल का मैकबुक होता है, जितने लंबे समय तक चलता है ना, वो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि लंबे समय तक आप इसकी जो वैल्यू होती है ना वो मांगते हो। अपफ्रंट कॉस्ट एप्पल के मैक में हमेशा ज़्यादा रहती है, लेकिन अच्छी बात ये रहती है कि जब आप एप्पल का मैकबुक यूज़ कर लेते हो कुछ साल तक, तब उसकी रियल वैल्यू समझ में आती है और तब पता चलता है कि कितना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इसके साथ 1-2 बातें और है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप पीसी लेना चाहते हो तो पीसी के अंदर क्या रहता है कि अगर आप लैपटॉप लेने वाले हो तो 1 लाख रुपए का गेमिंग लैपटॉप मैं इतना रिकमेंड करता नहीं हूँ। मेरा और काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि 1 लाख रुपए के ऊपर लैपटॉप ले रहे हो तो गेमिंग लैपटॉप की लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं होती, उसमें हीटिंग भी ज़्यादा रहती है, वो बल्कि भी होता है, इसे कैरी करने में दिक्कत आती है। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन अच्छी मिल जाती है, लेकिन जो वैल्यू फॉर मनी जो चीज़ होती है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसलिए 1 लाख रुपए के ऊपर गेमिंग लैपटॉप कोई समझदारी भरा फैसला नहीं है। 1 लाख रुपए से कम में अगर आप ले रहे हो तो वो ज़्यादा सही चीज़ है। और गेम खेलने के लिए लेना चाहते हो कोई चीज़, मैकबुक से बेटर है आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर लो, वो ज़्यादा सही है। लेकिन अगर आपको गेम नहीं खेले, प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करने और 1 लाख रुपए के ऊपर बजट है, मैकबुक एयर या प्रो काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। ये काफ़ी सही चीज़ हो जाता है यहाँ पे। तो देखा है, तो ये कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। 1 लाख रुपए के ऊपर अगर लैपटॉप लेने का सोच रहे हो, आंख बंद करके मैकबुक ले लो। ये मैं कहूँगा कि अगर गेमिंग लैपटॉप भी लेने वाले हो तो भी मैं एक बार बोलूँगा कि और मैकबुक के ऊपर कंसीडर करो। अगर आपको ज़्यादा गेम नहीं खेलने हैं तो गेम खेलने के लिए फ्यूचर में पीसी या कोई दूसरा लैपटॉप अगर लेना चाहते हो वो ले सकते हो, क्योंकि लैपटॉप के अंदर गेमिंग का एक्सपीरियंस हमेशा इतना अच्छा होता नहीं है। और हमेशा देखा जाए तो जो पीसी होता है ना, गेमिंग पीसी, वो हमेशा लैपटॉप से अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है। तो गेम खेलने वाला पार्ट अगर अलग कर दे तो काफ़ी अच्छी मशीन आपको यहाँ पे मैकबुक प्रो के अंदर देखने को मिल रही है। तो फाइनली ये सारी बात हो जाती है मैकबुक प्रो 2020 एडिशन के बारे में। यहाँ पे मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करी है। वैसे इस बारे में आप लोग के ओपिनियन है, आप लोग मैकबुक कैसा लगा, क्या फ्यूचर में लेने वाले हो कि नहीं लेने वाली, बात मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।